तो दोस्तों बढ़ रहे हैं अपन आगे और आज देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। आप सोच रहे हो कि कार्बनिक यौगिक लिखने का क्या मतलब है, चैप्टर आगे बढ़ाओ। तो बिल्कुल अपन चैप्टर ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये बस मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि देखो अभी तक आप ये बात समझ चुके हो कि कार्बन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना अपन अधूरे हैं। समझ रहे हो इस बात के लिए कि कार्बन करोड़ों अरबों बॉन्ड बना रहा है, अपन ने समझी इस बात को, इतने सारे बंध बना रहा है, अबंध बना रहा है। और उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में अपन ने देखा कि अपना फ्यूचर ही जो आने वाला है वो कार्बन है। तो उसके लिए हमें एक शब्द समझना पड़ेगा अभी, कार्बनिक यौगिक। शब्द से क्लियर है वो सारे यौगिक जिनमें कार्बन हो, सही बात है ना लेकिन ये थोड़ी सी अधूरी डेफिनेशन है। मतलब कार्बनिक यौगिक वैसे तो थोड़ा सा, इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अपन जो मतलब अपना चौथा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, अभी इस किताब में तो चौथा चैप्टर है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ना। और ऑर्गेनिक मतलब क्या है, हमारे पास में कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे अगर साइंस लेते हो तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री में एक पूरी की पूरी अलग से ब्रांच पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम किन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो हम मतलब अभी कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। अब जो कार्बनिक यौगिक है ना, उनकी अगर सरल परिभाषा देखें अपन, तो सरल परिभाषा इनकी ये है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। इनके अलावा कुछ है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन क्या दोनों होने चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कहें मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, सॉरी मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है, तो आप कहोगे कि हाँ मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि वहाँ पे कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। लेकिन आपसे कोई पूछे पानी जो है क्या वो एक कार्बनिक यौगिक है, तो आप बोलोगे नहीं, H2O है ना, हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है वहाँ पे। आपसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में नहीं है। तो ये मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आई छोटी सी बात। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं और वो चीज है दरअसल हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आज कुछ लिखने वाला खास काम नहीं है, लेकिन आपके लिए तो है ही। मतलब मैं जो लिखूंगा वो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ में अपनी कॉपी वगैरह में कहीं पर लिख लोगे। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, बस दो चीजें, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के हम थोड़े थोड़े सिंपल जो हमें आबंध बना के दिखा रखे हैं ना बुक में, उनकी पहले अपन बात करते हैं कि बनते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले मेरे को आपको एक सिखाना पड़ेगा कि हमारे पास है ना रूट वर्ड्स होते हैं, या मतलब मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूँ ना कि मैं आपको गिनती सिखा रहा हूँ पहले पर। अब आप बोलोगे कि इतने बड़े हो गए हैं, आपको क्या ये लगता है कि हमको गिनती भी नहीं आती। तो देखो मेरा उद्देश्य वो नहीं है बिल्कुल भी। आप तो बस है ना ये गिनती लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर है हमारे पास रूट वर्ड्स। अभी रूट वर्ड्स का हिंदी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लिख लेंगे अभी। तो 1 को हम लोग कहते हैं मैथ, 2 को हम लोग कहते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप। 4 को हम लोग कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं, अब वो देखो ये क्या होता है, एक छोटी सी बात मैंने नोटिस की है कि ये जो किताबें हैं ना लिखी इंग्लिश में गई हैं, इनको फिर हिंदी वालों के पास भेजा गया है कि आप इसको हिंदी में रूपांतरित कर दो या मतलब लिप्यांतरण कर दो। तो उन्होंने क्या किया है, एज इट इज उसको हिंदी में, मतलब हर एक चीज को, उसका क्या होता है, हर चीज को आप सीधा ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, थोड़ा इमोशंस वगैरह ऐड करने के लिए या उसका मीनिंग उस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा अलग तरह से लिखना पड़ता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदी की जो मात्राओं की मिस्टेक्स है ना वो ज़्यादा हैं। तो कहीं हो सकता है आपको छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी, कहीं ए की मात्रा ज़्यादा लगी हुई होगी या कहीं कुछ ऐसा, लेकिन आप तो बस क्या एक बेसिक आइडिया पकड़ करके चलो। ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट। 6 है हमारे पास हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, ठीक है, 9 है हमारे पास नॉन, और 10 है हमारे पास डेक। इंग्लिश में भी ऐसे लिखोगे, मैथ को MEH लिख दोगे TH, है ना, और एथ को ETH लिख दोगे, प्रॉप को PROP लिख दोगे, ब्यूट को BUTE लिख दोगे,
और पेंट को आप लोग PENT लिख दोगे, हेक्स HEX लिख दोगे, हेप्ट को HEPT लिख देना, ऑक्ट, नॉन और डेक DEC। तो ये मतलब इंग्लिश में नाम, क्योंकि क्या होगा कि आप जब बड़ी क्लासों में देखो करोगे तो इंग्लिश में लिखे मिलेंगे, तो मैंने इंग्लिश वाला लिख दिया। अब ये है क्या चीज़, बहुत सिंपल है। देखो अगर जैसे मान लो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की बात करनी है, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन वाला यौगिक, तो इसमें एक तो कार्बन होगा और बाकी केवल और केवल हाइड्रोजन होगा। देखो हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही चीजें हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, तो एक कार्बन आ गया। अब इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। देखो चारों तरफ इस तरह से बनाने का क्या कारण है, क्योंकि चार इसकी संयोजकता है और हम सुंदर दिखाना चाहते हैं थोड़ा कि हाँ बराबर बराबर फैला हुआ है सब कुछ, इसीलिए इसको अपन ने ऐसे बना दिया। असल जीवन में ये कैसा है मैं आपको बताने की कोशिश कर चुका हूँ पहले भी, कि मान लो ये जो चीज़ है ना, ये टखना यहाँ पे, ये है हमारा कार्बन, एक हाइड्रोजन यूँ जुड़ा हुआ है, एक यूँ जुड़ा हुआ है, एक यूँ जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, चार हो गए। समझ गए इस बात को? तो इस तरह से, हालांकि मतलब ये 3D नहीं बना सकते अपन यहाँ पे, लेकिन हाँ आप समझ गए मेरी बात। तो इसका नाम हम कैसे रखेंगे उसमें ये गिनती हमें काम आएगी, ठीक है। तो एक कार्बन है ना, तो हमारे पास जो नाम लिखने के लिए जो हमारा पहला शब्द होगा वो होगा मैथ, ठीक है। तो एक कार्बन है तो मैथ, पीछे क्या लगेगा वो बताऊंगा मैं भी आपको। अब वैसे ही मान लो जैसे आपके पास है ना दो कार्बन है, दो हो गया कार्बन, तो इसमें अब आप हाइड्रोजन भरोगे, तो इसको हाइड्रोजन भरोगे, तो देखो शांत हो गया क्या ये, क्योंकि इसको कितने संयोजकता कितनी है, चार, तो एक यहां जुड़ गया, एक यहां दो, एक यहां तीन और एक यहां चार हो गया। तो काम हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन को देखो, एक दो तीन चार, चार जगह जोड़ना है अपने को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब इस कार्बन में चार हाइड्रोजन, चार नहीं जुड़ सकते, क्योंकि एक बार तो ये इस कार्बन से जुड़ चुका है ना। क्लियर हुई ये बात? तो यहां पर इसका जब हम नाम रखेंगे तो हम दो है ना कार्बन हमारे पास में, हाइड्रोजन को नहीं देखना नाम रखने के लिए, दो हैं, तो इसको हम लोग यहां पर एथ लिख देंगे, ठीक है। मैथ फिर हाइड्रोजन को है तो हम लोग दो लिख देंगे यहां पर। और फिर उसके बाद जैसे एक ये ले लिया हमने, एक ये, एक हम तीन का ले लेते हैं कि अगर अब मान लो हमारे पास में तीन हो जाए कार्बन, एक दो तीन, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन भरोगे। अब ये वाला क्यों बनाया है मैंने, ये चीज समझाने के लिए आपको। यहां तीन कार्बन आए, तीन हाइड्रोजन आए एक कार्बन के साथ में, इसका जो चौथा बंद था वो इस कार्बन से बन गया। यहां दो ही हाइड्रोजन आ पाए, क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है ये एक बार तो इससे जुड़ लिया और एक बार इससे जुड़ लिया, तो इसके पास दो ही जो संयोजकता है वो खाली बची और दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर तीन जुड़ गए। तो आपको बस ये चीज अभी दिमाग में डालनी है कि कार्बन चार से ही जुड़ेगा। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो सारे जो भी हैं हाइड्रोजन आ जाएंगे, कब? जब वो खाली है। अगर वो कार्बन से ही जुड़ चुका है तो वो कट जाएगी संयोजकता, बाकी जो बचेगी वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। मैथ, एथ, और फिर अगला नाम जो हम देंगे वो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। प्रोप। अब एक कैसी गिनती है अब तुम जानो यार, अभी ये है ऐसी है, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, अब इनको पूरा करने के लिए मेरे को एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। वो क्या है, हम लोग पहले एक चीज पढ़ चुके हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में, कार्बनिक यौगिकों। तो संतृप्त क्या है वो समझो। मैंने आपको पहले बोला था कि आप याद रखो कि एकल आबंध जो है ना वही क्या है, संतृप्त। मतलब मैंने आपको बोला था एकल आबंध, एकल आबंध। अब एकल आबंध मतलब असल में क्या है, ये चीज मतलब एक डंडी होगी बस। तो अब ये एकल आबंध भले ही एक हो या बहुत सारे हो या ज्यादा, लेकिन सारे एकल होने चाहिए। क्या? सारे एकल होने चाहिए। मतलब अगर जैसे यहां देख रहे हैं अपन, तो एक 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 कार्बन और कार्बन के बीच में, एक और बात ध्यान रखनी है अपने को, ये जो एकल आबंध है ये किन के बीच में होने चाहिए? ये जो भी आबंधों की हम बात करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, या जो भी अगर बाद में कुछ आएगा तो कार्बन और कार्बन एक या ज्यादा हो चलेगा। तो इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? हमने एक नाम दिया है, वो नाम है हमारे पास एन।
अब ये ए की मात्रा एक और लगानी है कि नहीं लगानी, बट एन ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ऐन हो जाएगा, नहीं तो वो तो एन है ना। अब उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक तो संतृप्त और उसके अलावा हमारे पास है असंतृप्त। देखो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, अभी अगर आप किताब देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं अधूरा लिख रहा हूँ, ये एन नहीं दे रखा असल में किताब में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो यहां पर अब क्या है हमारे पास में, असंतृप्त में दोनों चीजें हैं हमारे पास में, एक है हमारे पास में द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, एक है हमारे पास में द्विआबंध हो या हमारे पास में क्या है त्रिआबंध हो। एक या तो द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, दोनों ही असंतृप्त हैं। अब इसमें क्या है, द्विआबंध का मतलब है ये और त्रिआबंध का मतलब है ये। अब फिर वही बात, दोनों ही चीजें एक हो या ज्यादा हो चलेगा, एक या एक से अधिक हो, ये बात समझ में आई। दोनों ही मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है एक ही हो, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है एक ही हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, लेकिन किसके और किसके बीच में, हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो आप बोलोगे इसका तो एग्जांपल मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो अब बताऊंगा मैं आपको, उसी के लिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहां नोटिस करो एक बात कि अगर वो द्विआबंध है एक या एक से ज्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं ईन। और अगर वो हमारे पास क्या हो, त्रिआबंध हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइन। क्या कहते हैं, आइन, ईन और आइन। गॉट इट। अब मैंने आपको बोला मैंने ये चीज अधूरी लिखी है, तो दरअसल ये जो पूरी चीज है ना, इसको हम किताब में कहते हैं एन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं एल्कीन। अब आप पकड़ने की कोशिश करो, ये जो एन है ना यहां जुड़ा हुआ है, एल्क में जुड़ा हुआ है। गॉट इट। पीछे पीछे सफिक्स इसको बोलते हैं ना, प्रत्यय पीछे लग रहा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या कह रहा हूं मैं। और ये जो ईन है ना, इसको एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। किताब में इसको क्या नाम दिया है हमने, एल्कीन। और ये जो है हमारे पास में, इसको हमने किताब में नाम दिया है एल्काइन। अब पकड़ो पकड़ो, देखो ये रहा आपका ईन पीछे जुड़ा हुआ और ये रहा आपका आइन पीछे जुड़ा हुआ। हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं 10th में आए हो, आपको ये बेवकूफ़ी लग रही होगी कि ये क्या पंचायत चल रही है, लेकिन आप तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिख लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा जैसे नाम अपन रखना चालू करेंगे। समझो कैसे। यहां मैंने आपको बोला था इसका नाम पूरा नहीं हुआ है अभी, इसका नाम क्या है, मैथ, एक कार्बन के कारण। वो हमने यहां से समझा कि सबसे पहले यहां से हम नाम ले लेंगे मैथ। फिर क्या है, 4 हाइड्रोजन है इसके चारों तरफ, सारे बंध कैसे हैं, एकल हैं, और एकल यहां तो सोचने की बात ही नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है हमारे पास में। तो ये यही वाला ना संतृप्ति है, मतलब इसका मतलब अगर एक ही बंध वाला है तो इसके नाम के पीछे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। ये बात समझ में आई क्या आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। तो या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको काफी बार ऐसे भी लिखा जाता है मीथेन, क्योंकि वो मैं आपको कह रहा हूं ना, क्योंकि ये सब इंग्लिश में डेवलप हुआ है, उसको हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं ना, वो नाम अंग्रेजी के हैं, मैथ जो वर्ड है वो कहीं और किसी भाषा का है, तो वो इंग्लिश वाले को हिंदी में मात्रा अपन थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। अब एथ है, तो एथ है, अब आप यहां देखो, यहां सारे बंद मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगेगा, एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। समझ आई। इसको देखोगे आप, प्रोप, सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, तो पीछे क्या लग जाएगा, एन, प्रोपेन। क्लियर हुआ क्या। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का यहां देखो आप कि हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं, मान लो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 जोड़ दिए हमने। अब मैंने बस क्या किया, मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। एक, जरूरी नहीं सब में हो सकता है हो सकता है नहीं हो, तो एक, इसीलिए हमने यहां बोला है एक में भी हो सकता है या ज्यादा में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक यहां लगा दिया। अब क्या होगा, बाकी जगह हाइड्रोजन लगानी है अपने को, तो देखो थोड़ा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां लगी, यहां लगी, यहां, तो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के देखो कितने बाकी हैं,
1 2 3 तो हो गए, एक ही तो बाकी है, तो इसमें सिर्फ कितना हाइड्रोजन आएगा? 1। ये बात पकड़नी है, यहां गलती हो जाती है। आप सोचोगे अरे इसमें तो ऊपर नीचे लगाया था हाइड्रोजन, इसमें भी लगा दो ऊपर नीचे, नहीं ऐसा तो नहीं करना ना, यही नहीं करना, यही गलती हो जाएगी फिर। तो यहां लगा दिया एक हाइड्रोजन। अब इसको देखो आप, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके पास कितना खाली है? अभी 2 खाली है, तो एक हाइड्रोजन मान लो यहां आ गया और एक मान लो यहां आ गया, ठीक है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास ये डबल बॉन्ड है ना, जैसे यहां पे पहले नंबर पे है, तो इससे हम गिनती करना शुरू करेंगे। यहां से नहीं गिनेंगे, यहां से हम करेंगे गिनती, वो भी धीरे धीरे मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी तो आप सिंपल कट रखो एकदम दिमाग में कि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो सबसे पहले शब्द कौन सा लेके आओगे? 3 कार्बन है तो आप बोलोगे प्रोप, ठीक है। तो हमारा जो मूल शब्द है ना, इसको मूल आप शब्द कह लो, इनको, ये है हमारे मूल शब्द या रूट वर्ड्स कहते हैं इनको हम लोग। तो मूल मिल गया अपने को, बेस मिल गया, तो हम लिखेंगे यहां पे प्रोप। अब आगे का सोचना है अपने को। अब हमने कहा कि यार प्रोप है, ठीक है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए तो फिर यहां आ जाएंगे हम, डबल बॉन्ड है, अच्छा दुया बंद है, तो फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ईन लगता है, ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास में हो जाएगा प्रोप प्लस ईन, तो पीन, प्रोपीन। मतलब संधि पढ़ी है ना अपन ने, प्रोप में बड़ी की मात्रा जोड़ोगे तो प्रोपीन हो जाएगा, तो प्रोपीन हो गया यहां पे। और अगर मान लो यही वाला हमारे पास एग्जाम्पल कैसे होता, अब जगह नहीं बची मेरे पास, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं। यही वाला अगर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे होता, 3 कार्बन, यहां ट्रिपल बॉन्ड, तो आप हाइड्रोजन बनाते, इसको तो हर जगह बनाते, एक यहां यहां। अब इसको देखो आप, एक यहां हो गया, 2 3 4 हो गया ना, इससे तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब जगह ही नहीं ना उसके पास, क्यों जुड़ेगा कोई? और इसके साथ क्या होगा? एक ही जगह खाली है इसके पास, क्योंकि 3 बार तो यहां जुड़ गया, एक बार यहां जुड़ जाएगा, 4 हो गया। तो अब इसमें आप देखोगे कि 3 बंद है, तो देखो यहां पे भी 3 कार्बन है, तो रूट जो है आपका शब्द, मूल शब्द तो क्या होगा? प्रोप, प्रोप हो गया। अब 3 आबंद है, तो आप यहां जाओगे, त्रियाबंद है तो असंतृप्त है, फिर उसमें भी त्रियाबंद है, तो त्रियाबंद में भी आइन है, फिर तो आइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप प्लस आइन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, ठीक है। तो हमने कितने एग्जाम्पल देखे? 1 2 3 4 5 ही देखे, वैसे तो ज्यादा नहीं देखे हमने। तो अब देखो क्या करना है आपको, मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं अभी आपको। मीथेन हमने बनाया, फिर हमने इथेन बनाया या एथेन बनाया, फिर उसके बाद हमने प्रोपेन भी बनाया। अब मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसे क्या बनाओ? ब्यूटेन बनाओ, पेंटेन बनाओ, हेक्सेन बनाओ, हेप्टेन बनाओ, ऑक्टेन बनाओ, नोनेन बनाओ, डेकेन बनाओ। ये मैं आपको काम दे रहा हूं, बस कार्बन उतने ज्यादा आ जाएंगे, जैसे डेकेन बोलेंगे अगर आप बनाने के लिए, तो आपको 10 कार्बन लिखना है, जोड़ के जोड़ के जोड़ के। डेकेन बोला है तो सबके बीच में कैसा बंद होगा? एकल आबंद होगा सबके बीच में, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जितनी भी जगह पर आपको हाइड्रोजन भर के देखनी है ना, वो भरनी है आपको खुद से। जैसे डेकेन में हर कार्बन के 4 आपको संयोजकता पूरी करनी है, तो कोने कोने वाले पे तो 3-3 आ जाएंगे, और बीच वाले जितने भी हैं उन पर 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे सब पर ही। तो ये चीज आपको करनी है। अब एक छोटी सी चीज मैं ना भूल ही गया आपको बताना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। सॉरी, मतलब शुरू में कहना था मेरे को, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण पद्धति। क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में? नामकरण, नाम दे रहे हैं। भाई आप समझो कि करोड़ों अरबों अगर आपके पास में कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, तो उनको आप नाम तो देना सीख लो। जैसे चलो मान लो एक बार के लिए क्या हो गया, इसको हमने कह दिया दलदली गैस, ऐसा बोलते थे पुराने जो नाम दिए हुए थे ना अलग अलग इलाकों में। मतलब साइंस तो ये जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 200 सालों की, मैं आपको बता चुका हूं ये तो उससे पहले जैसे इसको बोल दिया दलदली गैस, क्यों बोला? क्योंकि दलदल में से भी निकलती है। तो अब आपने तो हिंदुस्तान में इसको बोल दिया दलदली गैस, कल को कोई अफ्रीका से आएगा तो वो थोड़ी समझेगा दलदली गैस क्या होती है। भाई अब तो क्या हो गया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जुड़ करके काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। जो आप मीथेन यहाँ पढ़ रहे हो वही अमेरिका का बच्चा भी पढ़ रहा है, वही जापान का बच्चा भी पढ़ रहा है। तो अब कुछ फर्क रहा नहीं है, तो हमें एक ऐसा मार्ग चाहिए ना जिससे हम एक ही नाम से सब समझ सके। जैसे अभी हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उधर अमेरिका में,
उन्होंने क्या मांगा था इंडिया से? हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो दवाई कोविड के लिए जो मांग रहे थे ना, मतलब पहले कह रहे थे कि दो, अभी तो वो काम की नहीं है, मतलब ऐसा बाद में कह दिया। लेकिन अब मान लो हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होगा वहाँ पे, क्लोरो मतलब हो सकता है क्लोरीन होगा वहाँ पे, क्विन का हो सकता है कुछ और मतलब होगा। तो ये नाम इस तरह के हैं, ये फॉर्मूलाज इस तरह के हैं कि सब समझेंगे इसको, कि कोई फ्रांस से आके भी आपसे मांग लेगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्या मांग रहा है। तो उसके लिए हमने ये नामकरण पद्धति अपनाई है, और ये नामकरण फिक्स है, ये पैटर्न फिक्स है, इसको फॉलो करना है अपने को। क्लियर हुई बात अपने को? तो हमने क्या पढ़ा है अभी? नामकरण पद्धति। क्या पढ़ा है? और नामकरण पद्धति भी हमने किन की पढ़ी है यहाँ पर? कार्बनिक यौगिकों की, या आप यूँ कह लो अभी तो हमने केवल और केवल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धति। तो ये नामकरण पद्धति, अब इसमें हम देखेंगे आगे की क्लासेस में कि इसको हटाते, मतलब हाइड्रोजन हटके कोई और आ जाता है, वो जुड़ जाता है, फिर उससे क्या होता है। और अभी भी मैंने आपको संतृप्त और असंतृप्त का फिजिकल मीनिंग नहीं बताया, मतलब मैं बस अभी कच्चा कच्चा चल रहा है दिमाग में कि अच्छा संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाला है, असंतृप्त डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला है, लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों अलग अलग करके पढ़ रहे हैं इसको अपन, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा। अब एक छोटी सी बात, मैंने आपको बोला था पिछले वाले वीडियो में दो खास बातें थी, एक तो मैं बता चुका था, दूसरी अभी बतानी मेरे को, तो बताता हूँ। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, ये बात पिछली वाली बात से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये केवल और केवल यहीं ख़त्म नहीं होगी, ये बात आगे भी जब हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी, वहाँ कंटिन्यू होगी। अभी मैं छोटा सा जो हमें दे रखा है उस चीज़ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में डालो कि विज्ञान में ऐसा हम मानते आए हैं काफ़ी लंबे समय से, मतलब मानते रहे थे कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, उनको बनाने के लिए जीवन शक्ति की ज़रूरत होती है। जीवन मतलब क्या है? लाइफ। जैसे हम जिंदा हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं ना, पेड़ पौधे हैं, हम हैं, जानवर हैं, या मछलियां हैं, या कुछ भी ऐसा, या बैक्टीरिया है, या मान लो अगर कोई कवक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? कार्बनिक यौगिक बनाती हैं। तो इसका मतलब अपन ऐसे रसोई में जाके नहीं बना सकते फेविक्विक वगैरह लगा करके कार्बनिक यौगिक, नहीं, अपन नहीं बना सकते। तो सवाल ये था कि फिर ये जीवन कहाँ से आया है, और ये कार्बनिक यौगिक फिर मतलब आए कहाँ से हैं, और अगर हम जो जीव हैं इन कार्बनिक यौगिकों से ही मिलकर के बने हैं, तो फिर ये कार्बनिक यौगिक पहले कैसे बने थे? खूब सारे सवाल चलते हैं। तो इस बात को गलत साबित किया था किन्होंने? एक वैज्ञानिक हुए हैं फ्रेडरिक होलर नाम के, 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एक चीज़ ली थी जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनाइड, और अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NH4OCN। और ये जो अमोनियम साइनाइड है ना, ये कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। तो उन्होंने, फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, इस अकार्बनिक यौगिक को लेबोरेटरी में ले जा करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, केमिकल रिएक्शन, और इससे उन्होंने यूरिया बना दी। और यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है CH4N2O, CH4N2O, ये जो है यूरिया कार्बनिक एक यौगिक है। और ये जो यूरिया है ये कहाँ मिलता है? हम जो टॉयलेट करते हैं उसमें होता है यूरिया। मतलब ये जो यूरिया है बन कहाँ रहा है? हमारे लिवर में। तो हमने क्या मान रखा था कि ऐसी अगर कोई चीज़ है तो वो तो जीव बना रहा है, मतलब जैसे लिवर बना रहा है, हम बना रहे हैं, जीवन शक्ति बना रही है, इसको लैब में नहीं बना सकते। लेकिन इस बात को गलत साबित किया था किसने? फ्रेडरिक होलर नाम के एक वैज्ञानिक ने। और जीवन का जो ये हमारा टॉपिक है ना, जीवन कैसे आया, तो जब हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर ये चीज़ और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।